गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कल चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे अशोक के बारे में, जो अशोक के महान के नाम से प्रसिद्ध हुए और उन्होंने मगध का जो साम्राज्य था और जो मौर्य साम्राज्य था उसका ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार किया। जैन अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध के शासन पर अधिकार कर लिया। अर्थात जो बिंदुसार था वो अशोक को राजा नहीं बनाना चाहता था, बिंदुसार सुशील को राजा बनाना चाहता था। लेकिन ये जो अशोक है ये योग्यता रखता था, इसलिए इसने क्या किया कि इसने शासन पर अधिकार कर लिया। दक्षिण भारत से प्राप्त मास्की तथा गुज्जराम अभिलेखों में उसका नाम अशोक मिलता है। अर्थात अशोक का जो नाम है वो अशोक कहाँ मिलता है, तो दो अभिलेख है, एक तो गुज्जरा है और एक मास्की है। इन दोनों अभिलेखों में उसका नाम क्या मिलता है, अशोक मिलता है। अभिलेखों में अशोक देवानाम पिये तथा देवानाम पियदस्सी उपाधियों से भी विभूषित है। अशोक के और भी कई नाम मिले हैं जिनमें देवानाम पिय है और देवानाम पियदस्सी है, ये उपाधियाँ इसको मिली हुई है। विदिशा की राजकुमारी से अशोक का विवाह हुआ तथा उससे पुत्री संघमित्रा तथा पुत्र महेंद्र का जन्म हुआ। विदिशा की राजकुमारी से अशोक ने विवाह किया और उनसे दो संतानें हुई। एक का नाम है संघमित्रा जो उसकी पुत्री है और उसका पुत्र है उसका नाम है महेंद्र। अशोक के अभिलेखों में उसकी रानी कारुवाकी का भी उल्लेख मिलता है। ये जो राजा महाराजा थे ये स्तंभ लेख, ठीक है, ये लिखवाते थे। तो जो अभिलेख है, स्तंभ अभिलेख है, इनके माध्यम से राजाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो अशोक की जो रानी है कारुवाकी, उसका भी उल्लेख मिला है अभिलेखों में। राज्याभिषेक के 7वें वर्ष बाद अशोक ने कश्मीर तथा खोतान के अनेक क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। उसके समय में मौर्य साम्राज्य में तमिल प्रदेश के अतिरिक्त समूचा भारत और अफगानिस्तान का काफ़ी बड़ा भाग शामिल था। अर्थात अशोक ने क्या किया, अपने राज्य का ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार किया। तो अफगानिस्तान तक का जो शासन था वो अशोक के हाथ में था। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में अशोक का जो राज्याभिषेक है वो 269 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक का जो राज्यारोहण है वो 272 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। तो 269 ईसा पूर्व में जो अशोक है वो अशोक ने एक युद्ध किया था 261 ईसा पूर्व में, जिसका नाम है कलिंग का युद्ध। और जो वर्तमान में लगभग उड़ीसा का भाग है, तो वहाँ पर युद्ध हुआ था जिसमें 1 लाख लोग मारे गए थे और कम से कम 1.5 लाख लोग घायल हुए थे। तो इतना भयंकर युद्ध था जिसमें 1 लाख लोग मारे गए। हाथी गुफा अभिलेख के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि उस समय कलिंग पर नंद राज शासन कर रहा था। अर्थात जो कलिंग था, कलिंग पर जो शासन करने वाला वंश था उसका नाम था नंदराज। अर्थात नंदराज के शासन के समय ये युद्ध हुआ था। इस व्यापक नरसंहार ने अशोक को विचलित कर दिया। यह युद्ध इतना भयंकर था कि जो अशोक था वो पूरी तरीके से विचलित हो गया। फलस्वरूप उसने शस्त्र त्याग की घोषणा कर दी और अशोक ने शपथ ले ली कि मैं भविष्य में कभी युद्ध नहीं करूँगा। मगध साम्राज्य के अंतर्गत कलिंग की राजधानी धौली या तोसली बनाई गई। श्रमण, निग्रोध तथा उपगुप्त के प्रभाव में आकर अशोक ने बौद्ध धर्म से दीक्षित हो गया। अर्थात जो अशोक था उसने निर्ग्रोध और जो उपगुप्त था इनसे दीक्षा ग्रहण कर ली बौद्ध धर्म की और बौद्ध धर्म को अपना लिया। और उसने भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष अपना लिया। भेरी घोष का मतलब है कि राजा महाराजा शिकार पर जाते थे, जीव हत्या होती थी, तो उसके स्थान पर धम्म घोष अपनाया। धम्म घोष का मतलब है दया करना, दान करना, ठीक है, ये अपना लिया। बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पूर्व राज तरंगिणी जो कल्लण की रचना है, कल्लण
ने एक रचना की है राजतरंगिणी, जिसमें कश्मीर के शासन के बारे में जानकारी मिलती है। तो राजतरंगिणी के अनुसार अशोक शिव का उपासक था। अशोक किसका उपासक था? तो शिव का उपासक था, शिव का भक्त था। बाद में वह गुरु मोगलीपुत्तिस के प्रभाव में आ गया। वो एक गुरु था मोगलीपुत्तिस, इसके प्रभाव में आ गया। बराबर की पहाड़ियों में, जो महाराष्ट्र में स्थित है, तो बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने आजीविकों के निवास हेतु, आजीविक वो थे जो बौद्ध भिक्षु वगैरह थे, जो पूजा पाठ करते थे, भिक्षा मांगते थे, तो आजीविकों के लिए निवास हेतु 4 गुहाओं का या 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। तो वो जो 4 गुहाएं हैं उनका नाम है सुदामा, चापार, विश्व झोंपड़ी और कर्ण। उसने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोध गया तथा 20वें वर्ष में लुम्बिनी, जिसे कपिलवस्तु भी कहते हैं, की धम्म यात्रा की। 10वें वर्ष तो बोध गया की यात्रा की और 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। रुम्मनदेही अभिलेख से विदित होता है, ये रुम्मनदेही अभिलेख नेपाल में स्थित है, ठीक है। तो रुम्मनदेही अभिलेख से ये ज्ञात होता है या ये स्पष्ट होता है कि वहाँ भूमि कर की दर 1/6 से घटाकर 1/8 कर दी गई थी। रुम्मनदेही अभिलेख के अनुसार ये पता चलता है कि जो अशोक है, अशोक ने क्या किया था, जो टैक्स है उस टैक्स की दर में कमी की थी। पहले टैक्स 1/6 होता था, उसको अशोक ने 1/8 कर दिया था। इसके बाद देखिए अशोक के शिलालेखों में चोल, चेर, पांडे और केरल के सीमावर्ती स्वतंत्र राज्य बताए गए हैं। ये दक्षिण भारत के राज्य हैं और इन दक्षिण भारत के राज्यों की भी जानकारी अशोक के स्तंभों में प्राप्त होती है। राज्याभिषेक से संबंधित लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। क्या कहा है? बुद्ध शाक्य कहा है। अब देखिए धम्म, जो अशोक ने धम्म चलाया वो धम्म क्या है? तो अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति हेतु जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया, अशोक ने क्या किया? कुछ आदर्श बनाए, आदर्शों का प्रतिपादन किया। तो अशोक ने जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उनको ही क्या कहते हैं? धम्म कहते हैं। अशोक के धम्म की परिभाषा दूसरे तथा 7वें स्तंभ लेख में दी गई है। तो जो धम्म का जो विचार था वो कौन कौन से अभिलेख में? एक तो दूसरे अभिलेख में और एक 7वें अभिलेख में। उसके अनुसार पाप कर्म से निवृत्ति, विश्व कल्याण, दया, दान, सत्य एवं कर्म शुद्धि ही धर्म है। अर्थात अच्छे जो कार्य करेगा मनुष्य, अच्छे कर्म करेगा, दान करेगा, दया करेगा, धर्म करेगा, वही क्या है? वही धर्म है। साधु स्वभाव का होना, अर्थात जो मनुष्य का स्वभाव सरल होना चाहिए, कल्याणकारी कार्य करना, लोगों की सेवा करना, पाप रहित होना, व्यवहार में मृदुता लाना, दया रखना, दान करना, शुचिता रखना, प्राणियों का वध नहीं करना, माता पिता व अन्य बड़ों की आज्ञा मानना, गुरु के प्रति आदर करना, मित्रों, परिचितों, संबंधियों, ब्राह्मणों, श्रमणों के प्रति दानशीलता होना व उचित व्यवहार करना अशोक द्वारा प्रतिपादित किए गए जो धम्म था उसकी आवश्यक शर्तें थी। अर्थात धम्म में ये चीज़ें बताई गई है कि किस तरीके से मनुष्य का जीवन होना चाहिए। तीसरे अभिलेख के अनुसार धम्म में अल्प संग्रह, जो तीसरा अभिलेख है अशोक का, उस तीसरे अभिलेख में ये बताया गया है कि धम्म में क्या कहा गया? अल्प संग्रह और अल्प व्यय का भी विधान था। अर्थात ज़्यादा से मतलब कम से कम संग्रह करना चाहिए, अर्थात धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए, और जो खर्च करते हैं ना पैसे, वो खर्च भी कम करने चाहिए। अर्थात खर्चा भी कम हो और साथ में जो एक तरीके से धन का संग्रह करते हैं वो भी कम हो। भाब्रू शिलालेख जो अपने राजस्थान में ही है, बेराठ में, ठीक है, जयपुर जिले में। तो भाब्रू शिलालेख के अनुसार अशोक ने बुद्ध के त्रिरत्नों, बुद्ध के जो त्रिरत्न थे, बुद्ध, धम्म और संघ, बुद्ध के त्रिरत्न कौन से थे? बुद्ध, धम्म और संघ के प्रति अपनी आस्था प्रकट की है। अशोक ने ये जो त्रिरत्न है इनके प्रति अपनी आस्था प्रकट की है। इसके बाद देखिए सांची, रायसेन मध्य प्रदेश, सांची का जो स्तूप है, ठीक है, वह सारनाथ है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। लघु स्तंभ लेख में
अशोक ने कौशाम्बी तथा पाटलिपुत्र के महामात्रों को आदेश दिया कि संघ में फूट डालने वाले भिक्षु भिक्षुणियों को बहिष्कृत कर दिया जाए। अर्थात जो दो अभिलेख हैं, जो इस दो लघु स्तंभ लेख हैं, उनमें एक तो सांची का है जो मध्य प्रदेश में है और सारनाथ का उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, जो वाराणसी में स्थित है। इन दोनों में ये बताया गया कि अशोक ने कौशाम्बी तथा पाटलिपुत्र के महामात्रों को आदेश दिया था कि अगर कोई भिक्षु भिक्षुणी अगर संघ में किसी प्रकार का कोई द्वेष रखते हैं, किसी प्रकार का कोई फूट डालते हैं, तो उन्हें वहाँ से बहिष्कृत कर दिया जाए। प्रथम शिलालेख में ये विज्ञप्ति जारी की गई कि किसी भी यज्ञ के लिए पशुओं का वध न किया जाए। और जो प्रथम शिलालेख था उसमें ये आदेश दिया गया, ये विज्ञप्ति जारी की गई कि यज्ञ जो होता है उसके लिए पशुओं की बलि चढ़ाते थे, वो बलि किसी प्रकार से नहीं हो। धम्म यात्रा क्या होती है? तो अशोक से पूर्व विहार यात्राएं की जाती थी जिनमें राजा पशुओं का शिकार करते थे। अशोक के पूर्व जितने भी राजा थे वो क्या करते थे? विहार यात्राएं करते थे और उसमें पशुओं का शिकार किया जाता था। अशोक ने इनके स्थान पर धम्म यात्रा का प्रावधान किया, जिसमें बौद्ध स्थानों की यात्रा तथा ब्राह्मणों, श्रमणों, वृद्धों को स्वर्ण दान दिया जाता था। अर्थात कल्याण के कार्य किए जाते थे, दान किया जाता था। अब देखिए अनुसंधान क्या है। अशोक के काल में राज्य के कर्मचारियों, प्रादेशिकों, राजकों और युक्तकों को प्रति 5वें वर्ष धर्म प्रचार हेतु यात्रा पर भेजा जाता था, जिसे लेखों में क्या कहा गया है? अनुसंधान कहा गया है। अर्थात जो उसके अधिकारी थे उनको एक तरीके से धर्म प्रचार की यात्रा पर भेजा जाता था, तो उसको अनुसंधान कहा गया है। धम्म महामात्र से क्या आशय है? तो राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में, राज्याभिषेक कब हुआ था? 269 ईसा पूर्व में। तो उसके 14वें वर्ष में अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की, जिनके मुख्य कार्य थे जनता में धर्म का प्रचार करना, उनके कल्याण कार्य करने का तथा दानशीलता के लिए प्रोत्साहित करना, कारावास से कैदियों को मुक्त करना या उनकी सज़ा कम करना, उनके परिवार की आर्थिक सहायता करना आदि। अर्थात कुछ अधिकारी नियुक्त किए, तो उन अधिकारियों को ही क्या कहते थे? धम्म महामात्र कहा जाता था। इसके बाद देखिए अभिलेख। अशोक प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया। अर्थात हमारे भारत वंश में पहला राजा अशोक ऐसा था जिसने स्तंभों के माध्यम से या अभिलेखों के माध्यम से अपनी जो प्रजा थी उसको संबोधित किया है, जिसकी प्रेरणा ईरानी राजा दारा यानी कि डोरियस प्रथम से मिली है। अशोक को ये प्रेरणा मिली है ईरानी राजा दारा से, जो डोरियस प्रथम है उससे ये प्रेरणा मिली है। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं, जैसे हमारी हिंदी अभी चलती है देवनागरी लिपि में, वैसे लिपियां हैं। तो जो अशोक की जो लिपियां थी उनमें प्रमुख थी ब्राह्मी लिपि थी, जबकि पश्चिमोत्तर भारत मनसेरा या शाहबाजगढ़ी जो पाकिस्तान में स्थित है से प्राप्त उसके अभिलेख खरोष्टी लिपि में है। अर्थात यहाँ से प्राप्त हुए वो तो ब्राह्मी लिपि में है, और ये जो दो अभिलेख हैं मनसेरा और शाहबाजगढ़ी ये खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। टोपरा से दिल्ली लाए गए एक स्तंभ पर 7 लेख एक साथ उत्कीर्ण है। ठीक है, टोपरा से दिल्ली एक अभिलेख लाया गया जिस पे 7 लेख लिखे हुए हैं एक साथ। दूसरे व तीसरे अभिलेख में यवन नरेश एंटियोकस द्वितीय का उल्लेख है। दूसरा और जो तीसरा अभिलेख है उसमें एक यवन नरेश है एंटियोकस, उसका एंटियोकस द्वितीय का उल्लेख पाया गया है। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में पहली बार सफलता मिली है जेम्स प्रिंसेप को 1837 में। कब मिली है? 1837 में एक अंग्रेज है जेम्स प्रिंसेप, उसको ये सफलता प्राप्त हुई है। ताम्रपर्णी श्रीलंका के राजा तिस्स ने अशोक से प्रभावित होकर देवानाम प्रिय की उपाधि धारण की। अशोक की उपाधि थी देवानाम प्रिय, ऐसी की ऐसी उपाधि श्रीलंका का जो राजा था तिस्स उसने धारण की है। दूसरे राज्याभिषेक के अवसर पर उसने अशोक को आमंत्रित भी किया था। अशोक का पुत्र महेंद्र बोधि वृक्ष का एक भाग लेकर वहाँ पहुँचा। बोधि वृक्ष वो है जहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो उस वृक्ष का कुछ हिस्सा, ठीक है, उसका कुछ भाग जो महेंद्र था अशोक का पुत्र वो लेकर श्रीलंका पहुँचा था।
यहाँ से श्रीलंका में बौद्ध धर्म का पदार्पण हुआ। 40 वर्ष शासन करने के बाद 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हो गई। 273 में राज्यारोहण हुआ, 273 में राज्यारोहण हुआ, 269 ईसा पूर्व में राज्याभिषेक हुआ और 232 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई। तो इस तरीके से आज हमने ये अशोक के बारे में अध्ययन किया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अशोक के उत्तराधिकारी और मौर्य साम्राज्य का पतन। अर्थात जो अशोक है, अशोक के जो उत्तराधिकारी थे वो किस तरीके से थे, किस तरीके से उनका पतन हुआ था। तो अशोक के उत्तराधिकारी और मौर्य साम्राज्य का पतन, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अशोक के बाद अगले 50 वर्षों तक उसके कमज़ोर उत्तराधिकारियों का शासन रहा। अशोक के बाद जो राजा बना उसका नाम है कुणाल, जिसे दिव्यावदान में धर्म विवर्धन कहा गया है। दिव्यावदान एक बौद्ध ग्रंथ है और बौद्ध ग्रंथ में इसका नाम दिया गया है धर्म विवर्धन। राजतरंगिणी के अनुसार उस समय जलोक कश्मीर का शासक था। तारानाथ के अनुसार अशोक का पुत्र वीरसेन गांधार का स्वतंत्र शासक बन गया। कुणाल के अंधा होने के कारण मगध का प्रशासन उसके पुत्र संप्रति के हाथ में आ गया। कुणाल जब अंधा हो गया तो नया जो राजा बना वो है संप्रति, और संप्रति जैन धर्म का अनुयायी है। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी है और संप्रति जैन धर्म का अनुयायी है। कुणाल के पुत्र दशरथ ने भी मगध पर शासन किया। उसने नागार्जुनी गुफाएं आजीविकों को दान में दे दी। बृहदत्त अंतिम मौर्य सम्राट था, यानी कि मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम राजा है उसका नाम है बृहदत्त। उसके ब्राह्मण मंत्री पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या करके मगध में शुंग वंश की शासन की नींव डाली। उसका एक पुरोहित है, उसका एक मंत्री है जो उसका नाम है पुष्यमित्र शुंग। उसने क्या किया कि बृहदत्त की हत्या कर दी और एक नया राजवंश वहाँ पर स्थापित कर दिया जिसका नाम है शुंग वंश। तो यहाँ तक ये मौर्य साम्राज्य का विस्तार का इस तरीके से शासन चला। अब इसके बाद में इनका जो प्रशासन है वो प्रशासन किस तरीके का था, किस तरीके से शासन चलता था, किस तरीके करते, किस प्रकार के अधिकारी थे, इन सब का हम अध्ययन करेंगे कल की क्लास में। ठीक है।